नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। समाज ने कई लोगों को बनाया है और कई लोगों ने अपनी अहमियत से समाज को बनाया है। आज हमारे स्टूडियो में ऐसी ही एक शख्सियत हैं जिन्होंने अपने बल पर, अपनी मेहनत से न सिर्फ खुद एक मुकाम हासिल किया बल्कि समाज में भी अपना नाम बनाया, समाज को भी बहुत कुछ दिया है। वो शख्स हैं भारत भूषण सिंह जी। सर, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ विंग के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और धन्यवाद कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया और कुछ बोलने का मौका दिया। सर, आपने इतनी मेहनत की, खुद अपने दम पर आगे बढ़े, परिवार को आगे बढ़ाया, समाज को आगे बढ़ाया और आज उसी बदौलत आज आप निरंतर समाज की सेवा कर रहे हैं। आज भारत भूषण सिंह जी एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। कैसा लगता है सबसे पहले खुद अपनी एक पहचान बनाने के बाद समाज के लिए खुद को समर्पित कर देना? एक ये एहसास जो है ये बहुत ही सुखद है और मुझे ऐसा लगता है कि आदमी रिटायरमेंट के बाद अगर कुछ काम ना करे तो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो मैं जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिटायर किया जी, तो मेरे मन में आया कि मेरे पिताजी भी बहुत समाज सेवा करते थे। तो मेरे मन में आया कि मैं अपने पिताजी के विरासत को आगे बढ़ाऊं और कुछ पब्लिक के लिए, जनता के लिए, गरीब के लिए, जो पिछड़े हैं उनके लिए कुछ करूं। इसी सिलसिले में मैंने अपने गांव में कुछ बनाने की कोशिश की है। जैसे धर्मशाला बना रहा हूं, जिसको विवाह स्थल भी बनाएंगे, जिसमें लोगों को मौका मिलेगा शादी करने, गरीब के लिए फ्री होगा। यही सब करने की कोशिश करता हूँ। उससे मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। अभी तक तो बहुत पैसा कमाया, जो कुछ किया, घर अपने बारे में ही सोचा, लेकिन अब मैं समाज के लिए जब सोचता हूँ और करता हूँ तो मुझे ज़्यादा संतुष्टि होती है और लगता है कि मेरा जीवन सार्थक है। जब कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हिस्सा होता है तो कहते हैं उसकी लाइफ इतनी भागदौड़ वाली होती है कि वो उससे परे दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकता। तो कैसे आपको लगा कि हाँ, अब बस ये मौका है कि मुझे यहाँ से समाज के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत है? ये टर्निंग पॉइंट तब आया जब मेरे फादर ना रहे, वो गुजर गए और उनके नहीं रहने पर मेरे ऊपर ये भार आया कि भाई आप अब देखें। तो मैंने अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड को त्याग दिया और उसके बाद मैंने सोचा कि जो पिताजी किए हैं, जितना किए हैं, उस चीज़ को आगे लेके चला जाए। तो उसी में करने के लिए मैंने ये जो सोच रखा कि गांव जाएंगे, कुछ करेंगे, तो लोग जुड़ते गए और एक कारवां बनता गया और अच्छा लगता है। मेरी पत्नी भी मेरा इसमें बहुत साथ देती हैं। मैं चाहूँगी कि आप उनका भी नाम ज़रूर लें इस स्टूडियो से। हाँ, मेरी पत्नी उमा सिंह है जी। वो ऐसे तो हाउसवाइफ है लेकिन वो भी सोशल वर्क काफ़ी करती रहती हैं। तो उनका सहयोग बहुत, उनके सहयोग के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी आदमी आगे कुछ अच्छा कर पाए। तो उनका सहयोग है जिससे मैं कुछ कर पा रहा हूँ। ये एक प्रेरणा वाली बात इन्होंने कही कि समाज में जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई स्त्री हो या पुरुष, लेकिन जब दोनों साथ में आ जाते हैं तभी हम समाज को कुछ दे पाते हैं। जैसा आपने कहा कि आपकी पत्नी का बहुत सहयोग हुआ, तो शायद ये अकेले उतना आगे नहीं बढ़ पाते जितना अपनी पत्नी के साथ ही आगे बढ़े। जी हाँ, एकदम सच्चाई है ये। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा परिपक्व हैं कि कुछ कर सकती हैं, मुझे बहुत ज्ञान देती हैं, इसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो एक पत्नी का सहयोग तो बहुत सुखद रहता है। घर पे भी उन्होंने सहयोग किया और अब तो आगे कर ही रही हैं। तो हम लोग दोनों मिल के सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा करने का। जैसे पत्नी हमारी सोचती हैं कि गांव में एक NGO खोलें जी, जो औरतों के लिए हो जी, और जहाँ पर औरतें जो हैं पापड़, अचार और ये सब चीज़ें बनाएं और फिर उसको मार्केटिंग किया जाए। चूँकि हम लोग पूरे टाइम दिल्ली, गुड़गांव में ही रहे हैं जी, तो उन चीज़ों को मार्केटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है जी। तो इस सब चीज़ को एक मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कितना सफल होते हैं।
ये भी एक अच्छी बात है कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है, लोग आए दिन झंडा लेकर बाहर निकल रहे हैं सरकार के खिलाफ भी, हालांकि सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। उसमें अगर हर एक व्यक्ति जो सक्षम है वो खुद से आगे आकर महिलाओं के लिए और बेरोजगार के लिए सोचेगा तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, अभी हालांकि कोरोना पीरियड गया तो नहीं है, लेकिन जो पिछले 2 सालों में हम लोगों ने कोरोना का प्रकोप झेला, कई समाज सेवी आगे आए, कई लोगों ने बहुत कुछ किया, सबका नाम लेना यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन आपने किस तरह से कोरोना को मात तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि उसे बीट करके आगे बढ़े और गरीबों की मदद की ताकि वो उससे सरवाइव कर सके? पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मैं खुद ही कोरोना का एक विक्टिम रहा हूं। मुझे भी हुआ, कोरोना काफ़ी हुआ, तो मैं उससे काफ़ी होम बाउंड हो गया था। लेकिन फिर भी उस समय भी मेरा ध्यान अपने गांव में गरीब लोगों के लिए रहता था। तो जब भी सरकार तो ऐसे दे ही रही थी जी, सैनिटाइजर्स या आपको अलग अलग चीज़ जिससे आदमी को फ़ायदा हो, तो मैं भी वहाँ से अपने पैसा भेज देता था कि भाई गांव में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सबको दिया जाए। तो ये इस तरह से मैं वहाँ पे करता रहा हूँ, क्योंकि आप तो एक तो कोरोना में मैं दिल्ली रहता था जी, तो वहाँ से एक तो मूवमेंट बंद हो गया। लेकिन अगर किसी गरीब के पास पैसे की कमी है तो उसको हमने पूरा किया कि भाई उसको खाने में दिक्कत, हालांकि सरकार ने बहुत कुछ किया है, किसी को कोई कमी नहीं रहने दिया और सब लोग खाए पीने, किसी को दिक्कत ही नहीं हुई। ये सरकार की मैं तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने इसको बहुत बढ़िया से मैनेज किया। लेकिन हम भी उसमें थोड़े छोटे रूप में ही जुड़े रहे, कुछ ना कुछ हम लोगों ने किया। तो बस इतना ही हमारा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि हम खुद ही विक्टिम हो गए थे उसके। आगे के लिए सर अगर मैं कहूँ तो आपकी क्या प्लानिंग है कि हाँ अब आगे क्या करना है? कॉरपोरेट वर्ल्ड के ही कुछ लोगों को साथ लेकर चलना है, या फिर जैसे आपने कहा कि आपकी पत्नी एनजीओ खोलना चाहती हैं तो उसमें जाना है, या फिर एक समाज के लिए ही कुछ करना है और इसी समाज सेवा की भावना को और आगे बढ़ाना है और परिवार को जोड़ना है? समाज सेवा की भावना को आगे बढ़ाना है जी। और उसमें हमारी जो थॉट प्रोसेस है कि गांव में क्या है क्या नहीं है। तो जब मैं गांव आने लगा तो मैं वहाँ की जो कमियां हैं उनको देखा, तो उसको सुधारने में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान का जो है वो, उस पर मुझे बहुत ये रहता है कि अगर कोई भी गांव अगर स्वच्छ हो तो सुंदर लगता है। तो कोई भी जगह स्वच्छ हो तो बहुत सुंदर लगता है और वहाँ पे बीमारी नहीं होगी। पहली बात तो है, अगर स्वच्छ है तो बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं होगी तो आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, खर्च नहीं होगा, आप और अधिक बल से काम कर सकेंगे और कमा सकेंगे। तो स्वच्छता अभियान के लिए मैंने वहाँ पर एक सोचा था कि सोच रहा हूँ, इनफैक्ट सोचा था और सोच भी रहा हूँ कि उस तरह से एक सिस्टम बनाए कि गांव के सारे कचरे जो है, अभी प्लास्टिक बहुत यूज़ होता है, तो एक तो मैं प्लास्टिक का जितना कम से कम इस्तेमाल हो लोगों को अवेयर कराऊं, एजुकेट कराऊं, और दूसरा सबका एक जगह इकट्ठा करके फिर मैं एक छोटा सा फर्टिलाइज़र बनाने का फैक्ट्री डाल रहा था वहाँ पे कि उसी कचरे से आप फर्टिलाइज़र बनाइए और उसी फर्टिलाइज़र को बेच के, और जितने उसमें 10-15 लोग एम्प्लॉयड होंगे उनका तनख्वाह निकल जाए, तो एक लोकल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा और दूसरा सफाई हो जाएगी। तो ये सब चीज़ सोच के एक सोच है। अब देखिए मैं कितना इसमें आगे सफल होता हूँ, पर सोच तो है कि कुछ तो करना है। अच्छा, आगे आपका गांव से जुड़ाव रहा है, जिस तरह से मैं आपसे बातें कर रही हूँ मुझे हमेशा ये लग रहा है कि हर सवाल के जवाब में मुझे लग रहा है कि आपका गांव से बहुत जुड़ाव है। लेकिन आज के परिवेश में जिस तरह से गांव का रहन सहन सब कुछ बदला है, बावजूद इसके युवा पीढ़ी, अगर अवसाद के तौर पर 1-2 को छोड़ दिया जाए, अभी भी लोग शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं, विदेशों की तरफ मूव करना चाहते हैं। इंडिया में रहना तो दूर, गांव में तो बिल्कुल लोग नहीं रहना चाहते। तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहेंगे? कैसे गांव से जोड़ के रखा जाए ऐसे युवाओं को? जी हाँ, मैं इस चीज़ में आपसे एकदम सहमत हूँ कि आप अगर वहाँ की इकोनॉमी वहीं पे डेवलप किया जाए तो बच्चे वहाँ से पलायन नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए तो आपको वहाँ पर जितने हम लोग, जैसे बाहर के लोग हैं, हम लोग आते हैं, कुछ इन्वेस्ट करें
और वहाँ पर डेवलप करें कि भाई चलिए हम लोग मछली पालन कर रहे हैं, 10 आदमी को एक साथ एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड बना दिया, कॉर्पोरेशन बना दिया और उसमें ऐसो सब लोग मिल के कर रहे हैं। तो उसको करने से क्या है कि फिर लोग वहीं रहेंगे, फिर बाहर नहीं जाएंगे। जैसे स्वच्छता अभियान में मैंने सोचा, मेरी वाइफ सोचती है कि NGO कर दें, बना दें, तो जितना या कुछ भी चीज़ वहाँ पर करेंगे तो वहाँ के लोगों को ही रखना है, बाहर के लोगों को नहीं। वहाँ के लोगों को रखेंगे तो उससे क्या है कि वहाँ के एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वो बाहर नहीं जाएंगे। तो संदेश क्या देना चाहेंगे आप ऐसे युवाओं को कि कैसे जुड़ें अपने गांव से, अपनी मिट्टी से? ये संदेश तो मैं ऐसे तो आपके मीडिया से तो आपके थ्रू तो जाएगा ही जाएगा, पर मैं जब भी गांव जाता हूँ मैं इन बच्चों से मिलता रहता हूँ और उनको मैं समझाता हूँ कि तुम लोग गांव में ही रहो। बाहर शहर में भले तुम्हें 10,000 15,000 मिले, लेकिन तुम्हारा रहने का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। और अपने माँ बाप जो बूढ़े हो गए हैं उनको छोड़ के आप चले जाते हैं बाहर, फिर उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है। आप जब वो बहुत बीमार हो जाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल से आते हैं और आप वहाँ से इतना पैसा भी बचा नहीं पाते हैं कि आप भेजें। तो अगर हम जैसे लोग वहाँ पर वहाँ की इकोनॉमी को डेवलप करते हैं तो वहाँ के जो यूथ है वो बाहर नहीं जाएगी जी। और जब वो बाहर नहीं जाएगी तो वो अपने माता पिता के साथ रहते हुए काम कर सकेंगे। तो कम तनख्वाह पाके भी वो ज़्यादा बचत कर सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। पैसा और सेवा भाव दोनों दो अलग चीज़ें हैं। हाँ। लेकिन ज़्यादातर लोग पैसे को ही चुनते हैं। अगर उनके मन में सेवा भाव रहता भी है तो भी वो पैसे की तरफ ही भागते हैं। सेवा भाव की तरफ कैसे आज की युवा पीढ़ी को खींचा जाए? तो इसमें तो हम लोगों को, जैसे हम लोगों को, थोड़े पुराने लोग जो हैं उन लोगों को ये करना पड़ेगा कि लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा अपने कल्चर के बारे में कि हमारा कल्चर क्या है। बड़ों की सेवा करना, सेवा भाव रखना, ना कि आप बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया और जब उनको आपको सेवा करने का समय आया तो आप पैसे के पीछे भागने लगे। तो वो एक कल्चर हमारा जो पुराना है, ट्रेडिशन, उसको फॉलो करने का उनको अवेयर करना पड़ेगा। क्योंकि आज हम लोग किस चीज़ से गाइड हो रहे हैं? वेस्टर्न वर्ल्ड से गाइड होते हैं। वहाँ पर क्या है, बच्चा 18 साल का हुआ नहीं कि अलग हो गया, माँ बाप से अलग हो गए। यहाँ पर हमारे यहाँ ये कभी नहीं था। हमारे यहाँ आज भी लोग श्रवण कुमार को ही बोलते हैं बिल्कुल। तो जब श्रवण कुमार हमारे कल्चर में थे तो आज भी उसको बताया जाए, उसको कहानी बताया जाए कि श्रवण कुमार थे, राम भी थे। ऐसे लोग भी हमारे, जब उनको ये चीज़ पढ़ाई में बताया जाए, उनको एजुकेशन में अवेयर कराया जाएगा, तभी तो वो करेंगे ये सब काम। शिक्षा के प्रति आपका कहना है कि शिक्षा में इन सब चीज़ों को, सभ्यता और संस्कृति को इंक्लूड किया जाए। तो मैं चाहूँगी कि आप एक अपील ज़रूर करें यहाँ से, हमारे इस मंच से, सरकार से भी, युवाओं से भी, और आज की जो पुरानी पीढ़ी है और जो नई पीढ़ी है सभी से, कि पैसा भी अपनी जगह है, सेवा भाव भी अपनी जगह है, लेकिन अगर दोनों को साथ लेकर चला जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेके चलना पड़ेगा। मैं युवा लोगों को और जितने लोग हैं उनसे अपील करूँगा कि आप देखिए, समन्वय जरूर होना चाहिए। आप पैसा भी कमाइए लेकिन आपका सेवा भाव भी होना चाहिए। इसका हमको एक मिडिल पाथ लेके चलना चाहिए। बुद्ध भगवान हमको यही सीख दे के गए थे कि मध्यम रास्ता लेके चलिए और ज़िंदगी में तभी आप सफल होंगे और आपको संतुष्टि मिलेगी, आप पूर्ण ज़िंदगी जी पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। भारत भूषण जी एक प्रेरणा स्रोत की तरह हैं युवाओं के लिए, पुरानी पीढ़ी के लिए भी और जो नई पीढ़ी है उसके लिए भी, क्योंकि ये एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि किस तरह से कॉरपोरेट वर्ल्ड में नाम कमाने के बावजूद इन्होंने अपनी गांव की मिट्टी को नहीं छोड़ा, सेवा भाव को नहीं छोड़ा, अपने समाज को नहीं छोड़ा, उससे जुड़े रहे। इसलिए मैं भी आपसे अपील करूँगी कि आप कितना भी आगे निकल जाइए, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप से बड़ा नहीं होता, तो समाज से बड़ा नहीं होता, हमारी मिट्टी से बड़ा नहीं होता। तो जिसने जन्म दिया है उसका साथ कभी ना छोड़ें। शहर का परिवेश जो है वो अपनी जगह है, ग्रामीण परिवेश अपनी जगह है, लेकिन इन दोनों को साथ लेकर चलना ही हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति है। तो हमारी सभ्यता संस्कृति को हमेशा बनाए रखें। भारत भूषण जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बुलाया और एक अच्छे टॉपिक पे हम लोगों ने वार्तालाप किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।